हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक दैट इज कोपॉलीमराइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोपॉलीमर की डेफिनेशन पढ़ी थी और कोपॉलीमर्स का एक एग्जांपल भी देखा था। तो कोपॉलीमर क्या होता है? कोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट को कंबाइन करके जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को तुम लोग क्या बोलोगे? कोपॉलीमर। दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मोनोमर यूनिट को कंबाइन करके जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलोगे? कोपॉलीमर। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोपॉलीमर इज नोन एज कोपॉलीमराइजेशन। और जो कोपॉलीमर बनने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को तुम लोग क्या बोलोगे? कोपॉलीमराइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या होंगी फिर? व्हेन two or more different monomer units are allowed to polymerize together. When two or more different monomer units are allowed to polymerize together, the product form is called copolymer. When two or more, when two or more different monomer units are allowed to polymerize together, the product form is called a copolymer and the process is called copolymerization. ये copolymerization की definition है। Then copolymerization is a polymerization reaction in which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer. कोपॉलीमराइजेशन क्या है? तो ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जहां पे मोर देन वन मोनोमेरिक स्पेसिस के मिक्सचर को पॉलीमराइज होने दिया जाता है और वहां से क्या बनता है? कोपॉलीमर। समझ में आया? व्हाट इज कोपॉलीमराइजेशन? इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जहां पे एक से ज़्यादा मोनोमेरिक स्पेसिस के मिक्सचर को पॉलीमराइज होने दिया जाता है और क्या बनता है? कोपॉलीमर। एंड कोपॉलीमर बनने की प्रोसेस को ही तुम लोग क्या बोलोगे? कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर को तुम लोग हेट्रोपॉलीमर भी बोलते हो। देन कोपॉलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट बाय द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ऑल्सो। हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोपॉलीमर्स देखा था, राइट? बट कोपॉलीमर सिर्फ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से, मतलब सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही बनता नहीं, तो कोपॉलीमर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनता है। मतलब जो नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड दो अलग अलग मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बना है। इट मीन्स नायलॉन 66 भी क्या है? ये तुम्हारा कोपॉलीमर है। समझ में आया? तो कोपॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से भी बनता है, या फिर तुम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनता है, बोल सकते हो। इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर यूज इन द सेम पॉलीमेरिक चेन। इसमें क्या रहेंगे? मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर यूज इन द सेम पॉलीमेरिक चेन। जो तुम्हारी पॉलीमर चेन रहेंगी उसमें क्या रहेंगे? हर मोनोमर के मल्टीपल यूनिट्स क्या होंगे? यूज होंगे। मतलब अगर दो मोनोमर है तो दोनों भी मोनोमर के यूनिट्स को कंबाइन करके तुम्हारा क्या बनेगा? कोपॉलीमर। या तीन मोनोमर यूनिट है तो तीनों भी मोनोमर यूनिट को कंबाइन करके तुम्हारा क्या बनेगा? कोपॉलीमर। समझ में आया? अभी देखते हैं एग्जाम्पल जो ऑलरेडी हमने देखा था, फिर भी यहाँ पे दिया है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन कैन फॉर्म अ कोपॉलीमर, राइट? मिक्सचर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन एक मोनोमर है एंड स्टायरीन ये दूसरा मोनोमर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनेगा? कोपॉलीमर। वाई? बिकॉज दो डिफरेंट मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का फार्मूला है CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस तुम लोग बेंजीन रिंग के जगह पे 6,6H5 भी लिख सकते हो। लास्ट जो यही सेम एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमने ये बेंजीन रिंग के जगह पे C6H5 लिखा था। यहाँ पे बेंजीन रिंग दिया है, उसको CH डबल बॉन्ड CH2 जॉइंट हुआ है।
तो यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन एक मोनोमर है, स्टायरिन ये दूसरा मोनोमर है। इन दो मोनोमर को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइज होने देंगे। तो इन दोनों मोनोमर के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को जो पॉलीमर मिलेगा वो पॉलीमर हमारा कौन सा पॉलीमर रहेगा, कोपॉलीमर। ओके, फिर कौन सा पॉलीमर कैसे बनता है ये देखेंगे। अभी क्या होगा फिर यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है CH2 और CH के बीच का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और ये कार्बन के बीच में क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा चेन को फॉर्म करने के लिए, और यहाँ का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा चेन को आगे ग्रो करने के लिए। सेम क्या हो जाएगा, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, अभी इधर से चेन ग्रो हो रही है इसे दिखा देंगे, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के पास के एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आकर ये दोनों कार्बन के बीच में क्या फॉर्म करेंगे, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है ये चेन ग्रो होने के लिए यहाँ से निकल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो CH2, ये जो CH2 है, ठीक है, CH2 लिख दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया। ये समझ में आ गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दोनों के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। तो क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो सिंगल बॉन्ड CH2। देन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और उसको क्या अटैच है तुम्हारी, बेंजीन रिंग। फिर यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था, CH2, और यहाँ पे फ्री वैलेंसी और ब्रैकेट क्लोज करके बाय n बन गया तुम्हारा ये कोपॉलीमर। और इसी कोपॉलीमर को तुम लोग क्या बोलोगे, ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर। ओके, इसका नाम क्या है, ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर। या फिर तुम लोग इस कंपाउंड का नाम ये भी लिख सकते हो, ब्यूना एस। क्या लिख सकते हो, ब्यूना एस। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम तुम लोग ब्यूना एस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कोपॉलीमर कैसे बना समझ में आ गया। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरिन के कॉम्बिनेशन से तुम लोगों को एक पॉलीमर मिलता है, वो पॉलीमर होता है ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर, या फिर तुम उसको ब्यूना एस भी बोल सकते हो, या फिर ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर के जगह पे तुम लोग इसको ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर। ओके, तो ये पॉलीमर कैसे बना, सिंपल है। यहाँ का क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक, ये भी बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, इन CH के बीच में डबल बॉन्ड। फिर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास में चला गया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर CH और CH के बीच में क्या फॉर्म किया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। फिर यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर चेन ग्रो करने के लिए इधर चला गया, मतलब यहाँ का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ में कंबाइन होके इधर साइड से भी क्या हो जाएंगे, चेन ग्रो होंगी। समझ में आ गया, तो ऐसे तुम्हारा क्या बना, ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, कोपॉलीमर्स हैव प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपॉलीमर्स। ओके, कोपॉलीमर की प्रॉपर्टी होमोपॉलीमर से डिफरेंट है। होमोपॉलीमर मतलब जो सिंगल मोनोमर से बनते हैं वो पॉलीमर को तुम लोग क्या बोलोगे, होमोपॉलीमर। तो बट कोपॉलीमर की प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट, अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल ये देखा था किसका, ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर का, या फिर ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर का, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूना एस का। तो ये क्या है, ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर इज
क्वाइट टफ, ये कैसा है, थोड़ा टफ है, एंड इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर. Okay, butadiene styrene copolymer is quite tough and is good substitute for natural rubber. Natural rubber का एक अच्छा substitute है. It is used for the manufacture of auto tires. Okay, auto tires बनाने के लिए, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, फुटवेयर कंपोनेंट्स बनाने के लिए, केबल इंसुलेशन के लिए किसका यूज होता है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर का. तो आपको यहाँ पे कोपॉलीमर समझ में आ गया. तो क्या होता है ये कोपॉलीमर, तो कोपॉलीमर क्या होता है, तो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलोगे तुम लोग, कोपॉलीमर. एंड द प्रोसेस इज नोन एज द कोपॉलीमराइजेशन. या फिर तुम लोग कोपॉलीमराइजेशन की ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो. Copolymerization is a polymerization reaction in which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a कोपॉलीमर. और ये बात भी याद रखो कि कोपॉलीमर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी होते हैं. तो हम लोगों ने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के जो एग्जांपल देखे थे, नाइलॉन 66, पॉलिस्टर, ये किसके एग्जांपल हो गए, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के. बट किसके एग्जांपल हो गए, ये भी कोपॉलीमर है, तो ये कोपॉलीमराइजेशन के एग्जांपल हो गए. और ये जो स्टायरीन ब्यूटाडाइन कोपॉलीमर, ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का है, तो ये भी क्या हुआ, कोपॉलीमर हुआ. तो ये हो गया तुम्हारा कोपॉलीमराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट. तो कोपॉलीमराइजेशन अच्छे से समझ में आया, तुम लोग आ जाएगा तुम लोगों को ये वीडियो देख के, तो तुम लोग इसको अच्छे से केयरफुली देख लो. ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल रबर. ठीक है, अभी हम रबर स्टार्ट करते हैं. रबर में हम लोग दो तरीके के रबर देखेंगे, नेचुरल रबर, वल्कनाइज रबर. ठीक है, और हम लोग कुछ सिंथेटिक रबर्स के बारे में भी ये रबर टॉपिक में स्टडी करेंगे. मैंने तुम लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोगों को रबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रबर. ठीक है, तो रबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेचुरल रबर के बारे में. तो नेचुरल रबर क्या है, रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी. ओके, रबर कैसा पॉलीमर है, रबर नेचुरल पॉलीमर है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है. इट इज ऑल्सो टर्म एज इलास्टोमर्स एंड हैज अ वैरायटी ऑफ यूजेस. हम रबर को इलास्टोमर भी बोलते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस हैं. क्यों इलास्टोमर बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि जब हम इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तब ये क्या हो जाता है, स्ट्रेच, और जब हम फोर्स को रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, अपने ओन शेप को गेन करता है. एज वेल एज इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसके वजह से ये इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टोमर. It is obtained from rubber tree. It is obtained from rubber tree as a latex, which is the colloidal dispersion of rubber in water. Okay, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, रबर ट्री से. ओके, तो ये क्या है, कोलाइडल डिस्पर्शन. तुम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े हो. कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, बताओ. 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया है. तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या रहेगा तुम्हारा, कोलाइडल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे रबर है जो वाटर में क्या है, मिक्स है, राइट. मतलब डिस्पर्स फेज क्या हुआ, रबर, और डिस्पर्स मीडियम क्या हुआ, वाटर. तो रबर वाटर में मिक्स है, तो ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है. तो रबर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री एज अ लैटेक्स विच इज अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर. मतलब वाटर में क्या है, वहां पे रबर डिस्पर्स है. इट इज फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका. ओके, रबर हम लोगों को ये कंट्रीज में मिलता है. तो फिर ये नेचुरल रबर क्या है, ये हम देखते हैं. नेचुरल रबर इज
cis14 पॉलीआइसोप्रीन। ओके, ये नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर इज cis14 पॉलीआइसोप्रीन। ये नेचुरल रबर का नेम भी बोल सकते हैं या तुम उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। नेचुरल रबर इज cis14 पॉलीआइसोप्रीन। इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, नेचुरल रबर क्या है? cis14 पॉलीआइसोप्रीन है। वो लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, वो आइसोप्रीन के लीनियर पॉलीमराइजेशन से बना है। फिर ये आइसोप्रीन क्या है? डेट इज द 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। याद रखोगे, नेचुरल रबर इज cis14 पॉलीआइसोप्रीन। इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ओके, ये आइसोप्रीन का लीनियर पॉलीमर है और आइसोप्रीन क्या है? 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन को तुम लोग अगर पॉलीमराइज करोगे, मतलब आइसोप्रीन को तुम लोग पॉलीमराइज करोगे, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीआइसोप्रीन के ऊपर से क्या मिलेगा तुम लोगों को? cis14 पॉलीआइसोप्रीन। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले ये बनता कैसे। ओके, तो यहाँ पे देखो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मतलब 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसका फॉर्मूला है? आइसोप्रीन का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा? इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो सेम, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास और ये कार्बन के पास, इसके जो बच्चे वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और चेन क्या होते जाएंगी? ग्रो होते जाएंगे। तो आइसोप्रीन यूनिट डेट इज द 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन को अगर हम लोगों ने पॉलीमराइज किया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पॉलीआइसोप्रीन। तो कैसे मिलेगा? CH2 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बाय N बन गया तुम्हारा पॉलीआइसोप्रीन। CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बाय N, दैट इज द पॉलीआइसोप्रीन। अभी पॉलीआइसोप्रीन से हमारा क्या बनेगा? cis14 पॉलीआइसोप्रीन। ओके, तो ये जो हमारा cis14 पॉलीआइसोप्रीन है वो हमारा क्या रहेगा? नेचुरल रबर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये है cis14 पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। तो इसको लिखना कैसे? इस स्ट्रक्चर को ही हम लिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये फोकस करो, इस स्ट्रक्चर को लिखना है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? cis14 पॉलीआइसोप्रीन में ये स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं। तो पहले फोकस करोगे कैसे लिख रहे? यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर को लिखते टाइम पे C डबल बॉन्ड CH है, राइट। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हमारा मॉलिक्यूल cis14 पॉलीआइसोप्रीन कैसे बना। तो देखो मैंने लिखना स्टार्ट करते हैं। CH3C, यहाँ पे देखो CH3C, ये कार्बन को क्या अटैच है? CH2 लिख दो। CH3C CH2 लिख दिया। डबल बॉन्ड, ये कार्बन को क्या अटैच है? हाइड्रोजन, और इसी कार्बन को ये CH2 ग्रुप अटैच है, तो लिख दो डबल बॉन्ड CH CH2 लिख दिया। एक मॉलिक्यूल, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या करना है तुम लोगों को? सिंपली लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H CH2 लिख दिया। अब इसी मॉलिक्यूल को इसके साथ में लिंकअप करना है। तो अभी सेम मॉलिक्यूल है, तो अभी इसी मॉलिक्यूल का दूसरा CH2 ग्रुप पॉलीमराइज हो रहा है, चेन आगे बढ़ रही है, राइट। तो क्या करेंगे? इस CH2 को दूसरे मॉलिक्यूल का और CH2 अटैच करेंगे। ओके, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों को दिख रहा है कि ये चेन क्या हो रही है? ग्रो हो रही है दोनों भी तरफ से, राइट। तो दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 अटैच करते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH2 CH, राइट। ऐसे फिर यहाँ से लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी एक बॉन्ड देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड C
CH3 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखते जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, चेन को ग्रो करते जाएंगे। तो ऐसा ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या बना है तुम्हारा cis14 पॉलीआइसोप्रीन। इस स्ट्रक्चर को cis14 पॉलीआइसोप्रीन क्यों बोला होगा, तो तुम लोगों को पता है कि ये क्या है, पॉलीआइसोप्रीन यूनिट का ये रिपीटिंग यूनिट है। तो इसको cis14 पॉलीआइसोप्रीन इसलिए बोला बिकॉज ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अभी यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, बिलो साइड पे CH2 प्रेजेंट है, इसलिए इस कंपाउंड का हम लोग क्या बोलेंगे, सीस। यहाँ पे देखो अबो पोजीशन पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सीस। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, cis14 पॉलीआइसोप्रीन। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल है, कुछ नहीं। एक बार फिर से बता देती हूँ ये स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है। स्टार्टिंग करना लिखने से, अगर तुम लोगों को कॉर्नर से नहीं लिखना आता तो सबसे पहले क्या करो, C डबल बॉन्ड C लिख दो, लिख दिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड C। अभी देखो ये जो कार्बन है किसको अटैच है, CH3 CH2 को, इसको लिख दो इसके साथ में CH3 CH2 हो गया। अब ये दूसरा कार्बन है वो किसको अटैच है वो देखो, तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन को अटैच है, यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन। ये कार्बन ये CH2 को अटैच है, लिख दिया CH2। अब हमको पता है कि यही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये CH2 ऑब्वियस सी बात है दूसरे CH2 को ज्वाइंट होगा, क्योंकि चेन लिंक हो रही है ना एक दूसरे को, तो ये जो CH2 है फिर एक दूसरे CH2 को ज्वाइंट होगा। फिर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया CH2 हो गया, CH2 को ज्वाइंट हो गया। अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो CH2 लिख के छोड़ दो, यहाँ पे ये लिख दो C डबल बॉन्ड C, लिख दिया तुम लोगों ने C डबल बॉन्ड C। फिर ये जो कार्बन है CH2 एज वेल एज CH3 को अटैच है, फिर इसके साथ में CH2 तो ज्वाइन कर ही दिया था हमने, फिर यहाँ पे लिख दो CH3। फिर ये कार्बन है वो CH2 और H को अटैच है, तो ऊपर लिख दो CH2 यहाँ पे H हो गया। ये तुम्हारा cis14 पॉलीआइसोप्रीन है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल रबर है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसका स्ट्रक्चर 3 रिपीटिंग यूनिट को कंबाइन करके दिया है, तो तुम लोग ये स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर, दैट इज द cis14 पॉलीआइसोप्रीन। तो तुम लोग याद रखो नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर इज cis14 पॉलीआइसोप्रीन। वो किससे बनता है, आइसोप्रीन यूनिट से। आइसोप्रीन यूनिट मतलब 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन पॉलीमराइज होता है, तो तुम लोगों को क्या मिलता है, पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीआइसोप्रीन स्ट्रक्चर से क्या मिलता है तुम लोगों को, cis14 पॉलीआइसोप्रीन, जो हमने यहाँ पे देखा है। The cis14 polyisoprene molecule consists of various chains held together by weak van der Waals interaction and had a coiled structure. Okay, ये जो cis14 polyisoprene molecule है, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे चेन्स एक दूसरे को अटैच रहते हैं, बट कौन से फोर्स से, वीक van der Waals फोर्स से। और इसके स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, ऐसे कॉइलिंग टाइप स्ट्रक्चर रहते हैं। दस इट कैन बी स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है उनमें वीक van der Waals इंटरेक्शन है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रेच होते हैं और कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल रबर के बारे में। अब ये एक सेंटेंस को देखो, द ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ऑकर्स नेचुरली एज गट्टा पर्चा विच आर zigzag चेन फिटिंग इन वन अनदर। ओके, ये जो ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके अपोजिट साइड में सेम तरीके के ग्रुप रहेंगे, मतलब ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे आता था और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता था। ओके, अगर मैं इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाती थी तो CH2 ग्रुप कहाँ पे आता था, यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे आता था, यहाँ पे, तो वो तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे बनता था, ट्रांस स्ट्रक्चर। तो जो ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है ऑकर्स नेचुरली एज अ गट्टा पर्चा। ओके, उसको एक नाम दिया है, कौन से फॉर्म में मिलता है वो, गट्टा पर्चा के फॉर्म में। विच आर zigzag चेन फिटिंग इन वन अनदर, उसके बहुत सारे zigzag चेन रहते हैं एक दूसरे में फिट रहते हैं, तो ये कैसा रहता है,
नॉन इलास्टिक एंड क्रिस्टलाइन नेचर। ओके, तो ये कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो याद रखो cis14 पॉलीआइसोप्रीन इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए वो नेचुरल रबर है। बट जो trans14 पॉलीआइसोप्रीन है वो नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ गट्टा पर्चा मिलता है, जिसमें जिगजैग चेन रहती है, एक दूसरे के अंदर क्या रहती है, वो फिट रहती है, जिसकी वजह से वह नॉन इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। और वो कौन से नेचर का रहता है, क्रिस्टलाइन नेचर का। तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल रबर का। ओके, तो नेचुरल रबर के तुम लोग ये भी नोट्स फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दिए है वो भी नोट्स को इसके साथ में तुम लोग कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मैंने तुम लोगों को जब नेटवर्क और क्रॉसलिंक पॉलीमर पढ़ाया था तभी हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में ऑलरेडी सुन चुके थे। मैंने तुम लोगों को तभी बोला था कि ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का टॉपिक हम लोगों को बाद में पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक्स में इसके नोट्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से देखे हैं, तो हम सबसे पहले मेरे ये नोट्स देखेंगे, फिर मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के नोट्स को भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, स्टिकी एंड हैज अ लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, नेचुरल रबर कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, स्टिकी रहता है, और उसकी स्ट्रेंथ भी कैसी रहती है, लो। टू मेक द नेचुरल रबर मोर स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इलास्टिक इट इज वल्कनाइज। नेचुरल रबर को और स्ट्रॉन्ग, टफ और इलास्टिक बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, वल्कनाइज। चार्ल्स गुडईयर discovered the process of converting natural rubber to more strong and elastic form and called the process vulcanization. चार्ल्स गुडईयर नाम के साइंटिस्ट ने रबर को मोर स्ट्रॉन्ग और मोर इलास्टिक बनाने की एक प्रोसेस को डिस्कवर किया। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वल्कनाइजेशन। तो देखो क्या होता है ये वल्कनाइजेशन। ऑन हीटिंग natural rubber with sulfur, the tensile strength, toughness and elasticity of natural rubber increases. This process is known as a vulcanization of rubber. जब तुम लोग नेचुरल रबर को सल्फर के साथ में हीट करते हो तो नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ, टफनेस और इलास्टिसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। The process of converting natural rubber to more strong and elastic form called the process vulcanization. जिस प्रोसेस में नेचुरल रबर को हम लोग मोर स्ट्रॉन्ग और मोर इलास्टिक बनाते, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। समझ में आया वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रबर टू मोर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक फॉर्म कॉल्ड प्रोसेस वल्कनाइजेशन, या फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रबर टू मोर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक फॉर्म कॉल्ड द वल्कनाइजेशन प्रोसेस। हो गया। अभी देखो, नेचुरल रबर इज मिक्स विथ 3 to 5% sulfur and heated at 100 to 150 degrees Celsius. It forms cross-linking of cis14 polyisoprene chain थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, जब नेचुरल रबर को मतलब cis14 पॉलीआइसोप्रीन चेन को, ओके, नेचुरल रबर को मतलब cis14 पॉलीआइसोप्रीन चेन को तुम लोग 3 to 5% ऑफ सल्फर के साथ में मिक्स करते हो और 100 to 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, cis14 पॉलीआइसोप्रीन चेन में और सल्फर में क्या हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और तुम्हारा कौन सा रबर बनता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो हम देखते हैं ये रिएक्शन, तुम लोगों को इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, तुम्हारे cis14 पॉलीआइसोप्रीन चेन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, सीधे पॉलीआइसोप्रीन चेन, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, पॉलीआइसोप्रीन चेन लिया, सेम CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2।
इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सल्फर के साथ में हीट कर रहे हैं एट 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन के बीच में सल्फर क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और ये भी कार्बन के बीच में सल्फर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, और तुम्हारा क्या बनेगा, वल्कनाइज रबर है। इसी ये क्या है तुम्हारा C14 पॉलीआइसोप्रीन चेन है। इसको तुम लोग सल्फर के साथ में हीट कर रहे हो एट 100 to 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक, और यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सल्फर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सल्फर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है। तो तुम लोगों को इससे क्या मिल रहा है, ये जो तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, वल्कनाइज रबर। ये वल्कनाइज रबर कैसे बना, तो नेचुरल रबर को सल्फर के साथ में हीट करने से तुम लोगों को मोर स्ट्रांग और मोर इलास्टिक रबर मिला। ये जो तुम्हारा रबर है, ये कौन सा रबर है, वल्कनाइज रबर है। समझा? Then, wide range of physical properties of rubber can be obtained by controlling the amount of sulfur in the process of vulcanization. हम लोगों को अलग अलग तरीके के फिजिकल प्रॉपर्टीज के रबर चाहिए, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले, कुछ स्ट्रॉन्ग रबर चाहिए, कुछ वीक रबर चाहिए, ऐसे अलग अलग तरीके के रबर चाहिए। तो हम लोगों को ये अलग अलग तरीके के रबर कैसे मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर के अमाउंट का कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा हार्ड रबर चाहिए तो ज़्यादा सल्फर का यूज़ करेंगे, लेस हार्ड चाहिए तो लेस सल्फर का यूज़ करेंगे। देखो फिर, रबर मेड विथ 20 to 30% सल्फर इज हार्ड। जो रबर हम लोग 20 से 30% सल्फर के साथ में बनाते हैं वो कैसे रहता है, हार्ड। 3 to 10% सल्फर से जो रबर बनाते हैं वो लिटिल हार्डर रहता है और उसका यूज होता है टायर्स बनाने के लिए। लो sulfur rubber is made with 1 to 3% of sulfur। जो लो सल्फर रबर रहते हैं वो 1 to 3% ऑफ सल्फर से बनाते हैं एंड इज मेक इन यूजिंग रबर बैंड। ओके, सॉरी, इज यूज इन मेकिंग रबर बैंड्स। रबर बैंड्स बनाने के लिए यूज होते हैं। इट इज अ नेटवर्क और क्रॉसलिंक पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है, नेटवर्क और क्रॉसलिंक पॉलीमर। तो समझा तुम लोगों को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है और क्यों करते हैं रबर को वल्कनाइज। तो नेचुरल रबर सॉफ्ट और स्टिकी होता है, तो उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते वेरियस रबर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो नेचुरल रबर को स्ट्रॉन्ग और मोर इलास्टिक बनाने के लिए हम लोग रबर को सल्फर के साथ में हीट करते। कौन से रबर को, नेचुरल रबर को। और जो रबर मिलता है वो कैसा रबर रहता है, वल्कनाइज रबर रहता है। समझ में आ गया वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दिया है वो भी देख लो एक बार। ओके, ये देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। Natural rubber becomes soft at high temperature and brittle at low temperature and shows high water absorption capacity. Natural rubber क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है और लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाता है, और उसकी वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी क्या रहती है, ज़्यादा। इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तुम लोगों को पता है नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिनके बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, उनमें क्या होता है, नेचुरल रबर सोल्यूबल होता है। एंड इज नॉन रेजिस्टेंस टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और अगर इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक होता है तो उसको वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। समझ में आ गया। तो नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पे एंड लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाता है, और इसकी वाटर को एब्सॉर्प्शन करने की कैपेसिटी पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है एंड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अटैक के लिए नॉन रेजिस्टेंस भी है। To improve upon these physical properties, a process of vulcanization is carried out. तो नेचुरल रबर की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब उसको मोर स्ट्रांग और मोर इलास्टिक बनाने के लिए वल्कनाइजेशन की प्रोसेस कैरिड आउट की जाती है। दिस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर
and an appropriate additive at a temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin. ओके मैंने तुम लोगों को 100 to 150 डिग्री सेल्सियस बताया था, यहाँ पे तुम लोगों को 373 केल्विन टू 415 केल्विन है, तो तुम लोग ये भी टेम्परेचर को फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर. ये प्रोसेस कैसे होंगी, तो रॉ रबर को जब तुम सल्फर के साथ में हीट करते हो एंड एन अप्रोप्रिएट एडिटिव एट अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन. ओके ये टेम्परेचर पे अगर तुम लोग नेचुरल रबर को सल्फर के साथ में हीट करते हो, on vulcanization sulfur forms crosslinks at the reactive site of the double bond and thus rubber get stiffens. ओके जैसे तुम लोग वल्कनाइजेशन करते हो तो सल्फर क्या करता है, डबल बॉन्ड के रिएक्टिव साइट्स पे क्रॉसलिंक फॉर्म करता है और रबर क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है. मतलब रबर कैसा हो गया, वल्कनाइज. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट. जब हम लोगों को टायर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 5% ऑफ सल्फर यूज करते हैं नेचुरल रबर को वल्कनाइज करने के लिए. द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज रबर मॉलिक्यूल्स आर डिपिक्टेड बिलो. ये है प्रोबेबल मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं रिएक्शन फॉर्म में ये तुम लोगों को बता चुकी हूँ. एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तुम लोगों को क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे शो करिए. ओके तो ये हो गया तुम्हारा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में. तो होप तुम लोगों को आज कोपॉलीमराइजेशन, नेचुरल रबर और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंथेटिक रबर्स के बारे में पढ़ेंगे और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. तो आप लोग ये वीडियो को बहुत केयरफुली देखो, उसमें कोपॉलीमर, नेचुरल रबर और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को अच्छे से समझ लो. ओके थैंक यू.